पढ़ के याद करके जो है आगे अष्टांग पढ़ने की हिम्मत हुई थी। ये चैप्टर वैसा है ही, पहला चैप्टर जो है, देखो कोई भी चीज़ का इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर अच्छे से एकदम बढ़िया से आ जाता है तो इसका मतलब आता है कि अब इंटरेस्ट बढ़ेगा। इस वजह से इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, जैसे आयुष कामी अध्याय है, ये सूत्र स्थान का पहला अध्याय है ना, अष्टांग हृदय का एकदम इंट्रोडक्टरी पार्ट, बस केवल इंट्रोडक्शन ही बताया गया क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, है ना। अब जैसे आज बता नहीं रहे थे, पदार्थ विज्ञान में बता रहे थे कि आप्तोपदेश, हाँ। इसमें सब कुछ आप्त ही है, इसमें कुछ भी चीज़ में क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा आपको, सब कुछ वैसे के वैसे एज इट इज़ मकअप करिए, है ना। वायु के दोष बताए थे हमने, ये त्रिदोष बता दिए थे, और क्या बताए थे, अहोरात्रि वय, अहोरात्रि भुक्ता नाम थे अंत मध्याधिका कमात, ये बता दिए थे। और 10 श्लोक तक हो गया था, शारीरिक दोषों के गुण बताने थे। यू टोल्ड मी, है ना, कि 10 श्लोक तक आप मैंने पढ़ा दिया मैम, है ना। 10th श्लोक हिंदी बता नहीं बोल रहे हैं, 10वां नहीं बोल रहे हैं, 10th बोल रहे हैं। नहीं, बोलने में तो हिंदी में 10वां आ जाता है, गिनती में नहीं समझ आता, इसमें लिखा हुआ है ना 10। 10th तो याद है, 10th कैसे लिखा है, हिंदी में लिखा है क्या उसमें? हाँ, हिंदी में ही लिखा है, ओहो, पढ़ नहीं मिलता, ये दिक्कत है। चलिए शारीरिक दोषों के गुण देखिए। अभी शारीरिक दोष कौन कौन से, वात पित्त और कफ। तो ये जो श्लोक नंबर 11 और 12th नंबर के श्लोक का पहला वाला लाइन जो है, इसमें तीनों दोषों के गुण बताए गए हुए हैं, वो भी 6 गुण तीनों के बताए हुए हैं। स्टार्टिंग से देखो, ये इंपॉर्टेंट है, श्लोक याद कर लेना, ठीक है। यहाँ भी काम आएगा, क्रियाशारी चैप्टर सब्जेक्ट में भी क्या काम आएगा, होल लाइफ ये याद रखना है आपको, ठीक। पहले वात के गुण देखेंगे, तत्र रुक्षो लघु खरः सूक्ष्मश्चलो अनिलः। कितने गुण हुए वायु के, तत्र रुक्ष, सबसे पहले ड्राइनेस होगी वायु में, है ना, सुखाने का कार्य करता है ना। लघु लाइट होता है ना। खर मतलब रफनेस लेकर आएगा, ठीक। सूक्ष्म होता है, हर एक जगह पे वो चलता चला जाएगा। चल मतलब मूवमेंट का काम करता भी है, खुद मूव भी होता है, मूवमेंट में ये हेल्पफुल भी होता है। अनिलः मतलब ये वायु के गुण हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है पित्तम स स्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। पित्त सस्नेह है, मतलब पूरा स्नेह नहीं है। सस्नेह का अर्थ है थोड़ा सा स्नेह इसमें रहेगा, मतलब थोड़ा सा ये ऑयली नेचर का होता है। सस्नेह है, ईशत स्निग्ध जिसको कहते हैं। तीक्ष्ण है, शार्प नेचर का होता है, ठीक है। उष्ण है मतलब ये हॉट रहेगा, मतलब हीट प्रॉपर्टी लेकर आता है बॉडी में, या फिर जहाँ भी ये रहेगा ये हीट प्रॉपर्टी लेकर आएगा। लघु होता है, ये भी लाइट रहेगा। और विस्र, विस्र का अर्थ होता है आम गंध युक्त, मतलब कि थोड़ा सा ये स्मेल आएगी। पित्त में भी स्मेल होती है और पित्त प्रकृति के लोगों में भी स्मेल आती है, मतलब उनके पसीने वगैरह स्टिंग करते हैं। और पित्त प्रकृति के लोगों को स्मेल वाली अच्छी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, मतलब उनको परफ्यूम वगैरह पसंद भी होते हैं, हमेशा लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है दे आर स्मेलिंग, ठीक है। सर थोड़ा सा मूवमेंट, मतलब बहने वाली कंडीशन होती है, बहना, सर मूवमेंट एकदम थोड़ी सी रहेगी। द्रव मतलब लिक्विड नेचर का रहता है, ठीक है। ये जो है ये पित्त वाले दो गुण हैं, ठीक है। कफ दोष के गुण अगर देखेंगे तो स्निग्ध होगा, मतलब ऑयली होता है। स्निग्ध शीतो गुरुः मंदः श्लक्ष्णो मृत्स्नः स्थिरः कफः, मतलब पहला तो स्निग्ध होगा, ठीक, ऑयली नेचर का है। शीत है मतलब ठंडा नेचर का है। और गुरु है, भारी होगा, मंद, भारी होने के कारण ये अपने आप धीरे धीरे चलेगा। श्लक्ष्ण, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्लक्ष्ण? श्लक्ष्ण मतलब चिकनापन रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, एकदम ऐसे चिकनाहट लिया हुआ रहेगा, ठीक। और मृत्स्ना, मृत्स्ना मतलब क्या होता है, जैसे सलाइवेशन नहीं होता है एकदम ऐसे स्टिकी चिपचिपा सा, वैसे उसको मृत्स्ना कहते हैं, ठीक है। ये गुण वाला होता है, ठीक। अब तीनों दोषों के अलग अलग गुण कह दिए गए। 2 वर्ड याद रखना है, संसर्ग और सन्निपात। नेक्स्ट श्लोक में देखिए, संसर्ग सन्निपातश्च तद्द्वित्रिक्षय कोपतः, द्वित्रिक्षय कोपतः, मतलब संसर्ग क्या होगा, जब 2 दोष एक में मिलेंगे। 3 है दोष और 2 के कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे तो 6 कॉम्बिनेशन हो गए, वात पित्त वात कफ, ठीक है। ऐसे से करके मतलब पित्त वात और पित्त कफ। अब तुम कहोगे लो वात पित्त तो बताया था, पित्त वात क्या होता है। जब वात पित्त और पित्त वात इन दोनों में बहुत डिफरेंस है।
जहाँ जहाँ संहिता में वात पित्त लिखा हुआ है, इट मीन्स वहाँ वात डोमिनेंस है और पित्त कम है। जब पित्त वात लिखा है, इट मीन्स कि पित्त वहाँ डोमिनेंस है और वात कम है। इस कॉम्बिनेशन से 6 कॉम्बिनेशन हुए, ठीक है। एक पहले दूसरा बाद में, एक पहले दूसरा बाद में, ऐसे कर करके 6 कॉम्बिनेशन होते हैं। संसर्ग कहते हैं, मतलब 2 दोष मिले। सन्निपात का क्या अर्थ होता है? तीनों दोष एक साथ में मिल जाए, ठीक है, उसे सन्निपात कहते हैं। तो 2 दोषों के एक साथ से होने वाला क्षय और वृद्धि स्वरूप होने वाला संयोग संसर्ग कहलाता है। मतलब जब 2 दोषों का क्षय होगा एक साथ में, वहां पे भी जो ये लक्षण बताए गए हुए सेम लक्षण दिखाई देंगे, सेम गुण दिखाई देंगे। मतलब 2 दोषों का जो गुण है वो भी एक साथ में देख सकते हैं और 3 दोषों का एक साथ में देख सकते हैं, क्षय और कोप के लक्षण, ठीक है। सप्त दूष्य कितने हैं? सप्त दूष्य बताए गए हैं श्लोक नंबर 13 में। दूष्य मतलब जो दूषित होंगे, दोष मतलब जो दूषित करेंगे, ठीक है। एक होते हैं झगड़ा करने वाले, एक होते हैं जिनसे झगड़ा होगा, वो कुछ कर नहीं रहे थे, वो आराम से पिट गए बेचारे, उस तरीके से, ठीक है। और पीटने वाले और पिटने वाले, यही दोनों हैं। पीटने वाले कौन से हो गए? दोष, मतलब ये दूषित करेंगे। और पिटने वाले कौन हो गए? जिनको पीटा गया हुआ है वो दूष्य है, मतलब 7 धातुएं ही, इसीलिए इनको दूष्य कहा जाता है। यही दूषित होंगी, वो तो दोष है ही, ठीक है। 7 धातुएं कौन सी? रसा, अश्रिक, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणि धातु सप्त दूष्याः। ये 7 दूष्य कहे गए हुए हैं, ठीक है। इनको यही दूषित होंगे। 3 मला, मलाह, मूत्र, शक्र, स्वेदादयो अपि वा, अपि च मतलब स्वेद, मूत्र और पुरीश, ये 3 मल कहे गए हुए हैं। ये क्या होंगे? मलिनीकरणम। ये शरीर को मलिन करते हैं, मतलब क्या करते हैं? दूषित करेंगे। मल रूप में है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। कुछ चीज़ें देखो, जैसे कुछ लोग होते हैं जो घर के अंदर रह के उसकी सेवा करते हैं, कुछ लोग होते हैं घर के बाहर जाके सेवा करते हैं, लेकिन सेवा दोनों लोग कर रहे हैं, घर दोनों लोग देख रहे थे। कुछ लोग घर के अंदर रह के घर को बनाए रखते हैं, वो रहते हैं धातुएं, जिसको कह सकते हैं दोष हैं। लेकिन कुछ लोग जो घर के बाहर रह के घर में सुख शांति बनाए रखते हैं, वो है मल, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है। बाहर निकल गए तब घर का धारण होगा, मतलब तब आपके शरीर का धारण होगा, तंत्र का धारण होगा, ठीक है। तो ये मल ऐसे हैं जो शरीर के बाहर जाके शरीर का धारण करते हैं, ठीक है। दोष धातु मलों की वृद्धि और क्षय। देखिए, वृद्धि ही समान ही सर्वेशम विपरीत ही विपर्यय, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, ध्यान रखना, याद रखना। जो वातादि दोष रसादि धातु और मूत्रादि मलों की वृद्धि समान कारणों से होती है और विपरीत कारणों से इसका क्षय हो जाता है। छोटे में बहुत बड़ी बात बता दी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी उनको, मतलब बहुत ज़्यादा फिर से ये नहीं बताना था कि रूक्ष गुण के अपोजिट गुण जो होते हैं, अगर उसका उपयोग किया गया तो वात दोष बढ़ेगा। वो 6 गुण जो पीछे गिनाए गए, वायु, पित्त और कफ के अलग अलग, ये भी तो यहाँ बता सकते थे कि इसी के अपोजिट गुण गिना देते और कहते ये देखो इतने इतने गुण अगर लेंगे तो ये बढ़ जाएंगे, ये घट जाएंगे। लेकिन इन्होंने बस एक छोटे में बताया, वृद्धि समाने ही सर्वेशम विपरीत ही विपर्यः, मतलब समान गुण के कारण इन्हीं की वृद्धि हो जाएगी, और अगर इनके अपोजिट गुणों का उपयोग किया गया तो इनका क्षय हो जाएगा। किसका? दोष, धातु, मल, तीनों का, ठीक है। मतलब समझी कि नहीं? वात आदि दोषों के कुछ गुण बताए गए हुए हैं, धातुओं के कुछ गुण बताए जाएंगे, कुछ गुण मलों के होंगे, उन्हीं के समान गुण वाले अगर द्रव्यों का उपयोग, खाना पीना खाया गया तो वो चीज़ें बढ़ जाएंगी, अगर उनके अपोजिट खाया गया तो वो चीज़ें घट जाएंगी, ठीक है। आप समझ में आया? चलिए, 6 रस होते हैं, कौन सा? रसाहा स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषायकाः षड द्रव्यमाश्रिते आश्रितास्ते च यथा पूर्व बलावहाः। कौन कौन से रस हैं? पढ़ाया गया होगा ना, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है। ये सीरीज में याद रखना, क्योंकि यही सीरीज में ही समझ में आएगा भी। स्वादु का अर्थ होता है मधुर, पहला रस बताया गया स्वादु ना, तो उसे मधुर कहा जाएगा। अम्ल समझ में आ ही रहा है, लवण भी समझ में आ रहा है, तिक्त मतलब कड़वा हो गया। उष्ण, उष्ण का अर्थ होता है कटु या तीखा, जो होता है एकदम स्पाइसी वाला। ये 6, और कषाय, ये 6 रस हैं और ये द्रव्य में आश्रित रहते हैं और यथा पूर्व अपने कषाय से मधुर की ओर क्रमशः बलवान होते जाते हैं। मतलब सबसे बलवान रस कौन सा? मधुर रस। सबसे वीक कौन सा? कषाय, लास्ट वाला, ठीक है।
ये यथापूर्व बलवान होते हैं, मतलब एक दूसरे से बलवान होंगे। मधुर बलवान होगा किससे? बाकी पांचों से। अम्ल बलवान होगा किससे? बाकी चारों से, पीछे जो आए हैं नाम के, ठीक है। तो मधुर को छोड़ देंगे? मधु तो बलवान था ही। जैसे अम्ल वाला अगर बलवान होने लगा तो उसको भी तो नहीं छोड़ नहीं के 5 नहीं बचेंगे। 5 नहीं, समझी नहीं। यथा पूर्व बलाबहम बताया है, मतलब इसके पहले वाला जो है उससे ज्यादा बलवान है। मधुर अम्ल किससे बलवान है? पांचों रसों से, ठीक, सबसे पहले आया है। अब अम्ल का देखेंगे तो मधुर तो उससे भी बलवान है ना। अम्ल किससे बलवान है? बाकी चारों से, ठीक है। लवण किससे बलवान है? बाकी तीनों से, इस तरीके से, ठीक है। जैसे तुम इससे ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये किसी से और स्ट्रांग होगी, ये तो स्ट्रांग हो ही नहीं सकती फिलहाल। ये किसी और से स्ट्रांग होंगी या किसी कोई और स्ट्रांग होगा, ऐसे से करके होते हैं ना, मतलब कंपैरेटिवली इस तरीके से, ठीक है। अब ये द्रव्यों में आश्रित रहते हैं। द्रव्य में आश्रित रहते का अर्थ है कि मधुर अम्ल कटु तिक्त कषाय, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये 6 जो रस हैं इनको कभी आप डिवॉइड नहीं कर सकते, ये द्रव्य में ही रहेंगे। आप ये नहीं कहोगे कि वो देखो मधुर रस जा रहा है, ये देखो आज मैंने मधुर रस खाया, ये नहीं कहोगे। क्या कहोगे? मधुर रस का कोई द्रव्य बताओगे कि आज मैंने गुड़ खाया, मधुर लग रहा था, है ना। मधुरता उसकी अलग नहीं कर सकते हैं, वो उसी के अंदर निहित रहता है ना। ये कभी नहीं होगा कि आप मधुर रस को गुड़ से अलग कर दें, अगर अलग हुआ तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसे जो है कहा गया हुआ है कि 6 रस जो है ये द्रव्यों में ही आश्रित होते हैं और ये एक दूसरे मतलब यथापूर्व बलवान है। मतलब मधुर रस सबसे ज़्यादा बलवान हो गया, उसके आगे 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 थोड़ा क्षीण होते चले जाते हैं। रसों का वात आदि दोषों पर प्रभाव देखो, कौन सा रस क्या करेगा। तत्राद्या मारुतं घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादयाः कफम कषाय तिक्त मधुराः पित्तमन्येतु कुर्वते। जैसा श्लोक में बताया हुआ है वैसा अगर याद करने की कोशिश करोगे तो इजी है याद करने में। इन्होंने 3 बताए, स्टार्टिंग के 3 जो हैं, प्रारंभ के जो 3 रस हैं, श्लोक में जो बताया उसका बता रहे हैं। प्रारंभ में जो 3 रस हैं वही कफ को बढ़ाएंगे और वही वात का नाश भी करेंगे, ठीक है। मधुर अम्ल लवण यही कफ को बढ़ाते हैं और वात का नाश करते हैं, ठीक है। और कटु तिक्त कषाय क्या करेंगे? उसका जस्ट अपोजिट, वात को बढ़ाएंगे और कफ को कम करेंगे, ठीक है। वायु और कफ गुणों में जस्ट अपोजिट है, इसीलिए जब वात कफ एक साथ में आता है तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक को कम करने जाएंगे दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरों को कम करेंगे वो पहला वाला बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया तत्राद्याह मारुतम घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम, यही पहला वाला याद कर लो। और पित्त के लिए उन्होंने क्या बताया? कषाय तिक्त मधुर, यही 3 याद करना है, ठीक है। पित्त के लिए ये पित्त दोष को नष्ट करेंगे, बाकी जो बचे 3 हैं वो पित्त को बढ़ा देंगे, ठीक। कषाय तिक्त और मधुर ये 3 पित्त को कम करेंगे, बाकी जो बचे 3 हैं इसके अलावा वो क्या करेंगे? पित्त को बढ़ा देंगे, ठीक है। श्लोक के अकॉर्डिंग याद करोगे जल्दी याद हो जाएगा। बाकी वो ट्रिक विक बहुत होती है, SKMPT पता नहीं क्या क्या लोग याद करते हैं, मुझे तो ध्यान नहीं रहता कभी भी। और ट्रिक से याद करो तो और जल्दी भूल जाता है, श्लोक याद कर लो अपने आप याद रहेगा। तुम बहुत अच्छा करती हो। द्रव्य के 3 भेद बताए गए हुए हैं। द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, शमनम कोपनम स्वस्थ हितम द्रव्यम इति त्रिधा। 3 प्रकार के दोष हैं, या तो वो दोषों का शमन करेगा, या तो वो दोषों को बढ़ा देगा, और या तो वह स्वस्थ के लिए हितकर होगा या स्वास्थ्य को का अनुवर्तन करेगा, मतलब उसको और बढ़ाएगा, अच्छा करेगा। शमन क्या होता है? शमन मतलब पैसिफाई कर देना, दोष बढ़े, व्याधि किए और उनको उसके स्थान पे लेकर आने का कार्य। स्थान पे लाना मतलब शमन हो गया, उसको कम करोगे, कम करने का कार्य जो है वो शमन है। और एलोपैथ तो यही है, एलोपैथ सिर्फ यही है। शमनम कोपनम सर्वदा सर्वभावनाओं सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च, है ना, प्रवृत्ति ही उभयस्य तु, यही जो है। अरे तो वो पढ़ चुकी है, उसका फिनिश हो चुका है BMS, तुम अभी जस्ट स्टार्टिंग की हो तो उसको तो याद होना भी चाहिए, नहीं याद होगा तो बुराई है ना।
यही जो एक सिद्धांत है, यही पूरा एलोपैथ है। जो चीज़ कम है बाहर से कुछ दे के बढ़ा दो, जो चीज़ बढ़ी हुई है उसको कुछ बाहर से दो ताकि वो कम हो जाए। ठीक है। आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद में कई प्रकार के द्रव्य है। देखो इन्होंने बताया शमनम कोपनम स्वस्थ हितम। एक तो या तो शमन करेगा या तो उसको बढ़ाएगा। उभाड़ के क्या करना है, किसी चीज़ को बढ़ाना क्यों है? कोई चीज़ बढ़ाओगी क्यों? दोषों को बढ़ाने के लिए बोला। ये कोई द्रव्य होते हैं? बकवास है। लेकिन ट्रीटमेंट में यूज होता है। कब? जब आप शोधन कर्म करेंगे तब पहले दोषों को बढ़ाया जाता है। कम दोषों पे कभी भी शोधन नहीं कर सकते। शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन। कोई चीज घर से तभी निकाली जाएगी जब वो ज्यादा होगी। थप्पड़ मार के भगाने वाला काम घर से उसी इंसान के साथ में होता है जब उसका पाप एकदम उत्कृष्ट हो चुका रहता है, तभी होता है। घड़ा भर गया, एग्जैक्टली, घड़ा भरने वाला कार्य है ना, तभी भगाया जाता है वो। तो कोपन इसीलिए करना है। ठीक है। स्वस्थ के लिए हितकर भी होते हैं कुछ कुछ औषधियाँ या द्रव्य। केवल कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे स्वस्थ बने रहने के लिए जो कोविड में हुआ था, है ना, अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए जो औषधियाँ यूज होती हैं वो है स्वस्थ हितकर। ठीक है। चलिए वीर्य के भेद बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में। उष्ण शीत गुणोत्कर्षात् तत्र वीर्यम दुधा स्मृतम। देखो कोई भी द्रव्य है या तो वो ठंडापन लाएगा या तो गर्मी लाता है। शीत और उष्ण यही दो वीर्य बताए गए। वीर्य मतलब पोटेंसी। कोई भी द्रव्य, औषधि द्रव्य हो, आहार द्रव्य हो, कोई भी द्रव्य हो, दो ही पोटेंसी से कार्य करता है, उष्ण और शीत। ठीक है। विपाक, विपाक मतलब पोस्ट डाइजेशन। देखो संहिता इतनी इजीली बताई गई, इतनी इजीली लिखी गई हुई है, सब कुछ नाम भी याद करने के लिए बहुत इजी बताया। वात पित्त कफ जहाँ बता दिया हुआ है, ये भी तो कह सकते थे कि विपाक के हम दूसरा नाम देंगे, लेकिन इन्होंने रसों के आधार पर फिर से विपाक बता दिया हुआ है। त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादु अम्ल कटुकात्मकः। 3 प्रकार के विपाक बताए हुए। कौन कौन से? मधुर, अम्ल और कटु। याद कैसे करोगे? वायु वाले तीनों जो हैं सब कटु के विपाक के आ जाएंगे। बचे 3 कौन से? मधुर, अम्ल, लवण। अम्ल विपाक है तो अम्ल में जाएगा। ठीक है। बाकी जो 2 रस बचे वो मधुर में चले जाएंगे। हो गया? याद हुआ कि नहीं? कटु विपाक जो है, मधु, कटु, तिक्त और कषाय रस जब डाइजेस्ट होगा तब उसका डाइजेशन होने के बाद में विपाक जो पोस्ट डाइजेशन होगा वो होगा कटु। ठीक है। अम्ल रस का विपाक अम्ल ही होगा। ठीक है। बचे 2 जो हैं मधुर और लवण, उनका विपाक मधुर होता है। 3 विपाक हुए कौन कौन से? मधुर, अम्ल और कटु। ठीक है। कटु के तीनों में चले गए, अम्ल वाला अम्ल में और मधुर और लवण वाला मधुर में गया। ठीक? नहीं समझा? नहीं समझा ना? विपाक 3 होते हैं। खाना खाने के बाद जब डाइजेशन, खाना षड्रसात्मक होगा, 6 रस का होगा, 6 रस उसमें विद्यमान होंगे। जब डाइजेशन होता है वो 3 में ही केवल जाता है नीचे जाके। जब पोस्ट डाइजेशन होता है, डाइजेशन हो गया, अब उसके बाद पोस्ट डाइजेशन होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन का काम जहाँ पे स्टार्ट होता है उसके जस्ट पहले एक और डाइजेशन होता है। ठीक है। वो 3 में विभाजित होगा। 3 में किसमें? मधुर, अम्ल और कटु विपाक जिसको कहते हैं, वो पोस्ट डाइजेशन है। 6 रस का 3 में डिवाइड होगा। उसके बाद 3 में कौन कौन से? मधुर, अम्ल और कटु। कटु किस कौन कौन से रसों को उठाता है? तिक्त, कटु, कषाय वाले। जो लास्ट वाले 3 थे वायु वाले, वो 3 कटु में चले गए। अम्ल वाला अम्ल में जाएगा। बचे हुए 2 जो हैं मधुर और लवण, वो मधुर वाले में चले जाएंगे। ठीक है। अब समझ में आया? अब जो नेक्स्ट वाला श्लोक है 18 नंबर का, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये हमेशा याद करना पड़ेगा। ठीक है। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्ष सांद्र मधुर स्त्राः गुणाः स सूक्ष्म विशदा विंशति ही विपर सविपर्ययः। इसमें 10 नाम गिनाए हैं और 20 गुण बताए हैं। इस श्लोक में कितने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, खुद सोचो। मतलब 10 गुण गिनाए हैं, जस्ट अपोजिट कर दो उसके, तो उनको भी ले लो। और 20 गुण हैं, इनको विंशति गुणाहा भी कहते हैं, मतलब 20 गुण। गुरवादी गुण भी कहते हैं इनको, और शारीर गुण भी कहते हैं। ठीक है। कितने नाम बताएं इसके?
गुरुवादी गुण, शारीर गुण और विंशति गुण। ठीक है, ये 20 हैं। नाम कितने हैं इसमें गिनाए? 10। और गुण कितने हैं? 20। गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, श्लक्ष्ण, सांद्र, मृदु, स्थिर, सूक्ष्म, विशद, इन्हीं का अपोजिट भी ले लो। ठीक, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, गुण है, 5 भौतिक संगठन है, दोषों पर प्रभाव क्या पड़ेगा, इनका मुख्य कर्म क्या है, इसका अन्य कर्म क्या है, और उदाहरण के द्रव्य, ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ये पूरा एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू।